नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में एक के बाद एक वहां पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं नई नई, और अब अटकलें इस बात को लेकर तेज हो गई हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको लेकर टीएमसी सांसद ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ उन्होंने जेपी नड्डा और अमित शाह को भी घेरा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं कि सौरव गांगुली अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का उम्मीदवार बन सकते हैं वो मुख्यमंत्री के लिए भी। देखिए, सौरव गांगुली बहुत ही पॉपुलर शख्सियत है पश्चिम बंगाल के, और इस पे सब पॉलिटिकल पार्टी की नज़र थी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी वाले चाहते हैं कि भाई वो हमारे पास आ जाए। सबसे पहले जो कहते हैं ना कि डोरे डालने का काम, वो ममता बनर्जी ने किया था जी। और बताया यही जाता है कि अचानक से फिर उन्हें इमीडिएटली अमित शाह जी के पास कॉल आ गया कि वो आपको वहाँ पे बुलाया गया है, और वो टीएमसी उसके बाद वो ज्वाइन नहीं किए। तो एक तो मसला ये है। अब जिस तरीके से बीसीसीआई में उनको पद दिया गया है जी, और बीसीसीआई हिंदुस्तान की सबसे, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे रिच स्पोर्ट्स बॉडी है, उसमें सबसे सर्वोच्च पद पे बैठना ये एक पॉलिटिकल पोस्टिंग की तरह है जी। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी जिसकी सरकार होती है तो बीसीसीआई में वही लोग होते हैं जो सत्ता के सबसे नज़दीक होते हैं। जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो आप देखिए हर जगह कांग्रेसी यूपीए के लोग सब जगह वो बैठे हुए थे जी। बीजेपी की सरकार आई तो किस तरह से अरुण जेटली साहब उस पर बैठ गए और उसके बाद सब कुछ होने लग गया। अब जेटली जी नहीं हैं तो अमित शाह जी के बेटे हैं, अमित शाह के हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल है। ये लाजमी, इसमें कोई मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा कि चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बॉडी है जिसके ऊपर सबकी निगाह रहती है, और इसका शुरू से ही राजनीतिकरण हो चुका है। हर पार्टी जो केंद्र में सत्ता में रहती है उसके ऊपर एक तरह से आधिपत्य हो जाता है। तो एक मसले में तो आप ये समझ लीजिए कि सौरव गांगुली ऑलरेडी इस पाले में हैं जी। तो एक तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि वो, क्योंकि जब शुरू जब उन्होंने इच्छा जताई थी कि कुछ लोग भाई राजनीति में आए तो ममता बनर्जी ने उन्हें अपने साइड में करने की कोशिश की थी, और अब ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन ये अभी तो इसको प्रूव किया नहीं जा सकता। लेकिन ये सुगबुगाहट अभी से नहीं है, ये सुगबुगाहट उस वक्त से है जब से अमित शाह और सौरव गांगुली के बीच बैठक की खबर आई थी जी। तब से ये बताया जा रहा था कि शायद वो चेहरा जो ममता बनर्जी को बंगाल में टक्कर दे सके उनमें से एक सौरव गांगुली भी हो सकती है। लेकिन मनीष जी, यहाँ पर जो टीएमसी सांसद हैं सौगत रॉय, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर सौरव गांगुली राजनीति में आते हैं तो वो यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे क्योंकि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, उसके बाद भी वो इतने सफल रहे हैं। तो ये तो पूछना पड़ेगा टीएमसी से ही कि टीएमसी और ममता बनर्जी वो ढूंढ के एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, एक्टर्स, कहानीकार, कविताकार, इन सब लोगों को क्यों टिकट देती हैं, वो कैसे जम जाते हैं। अब देखिए पूरा का पूरा जत्था ही, बहुत सारे एक्ट्रेसेस आपको नजर आएंगे, और बहुत तो कंट्रोवर्शियल भी हैं, बहुत तो वो मीडिया में आने के लिए अलग अलग तरह का तमाशा भी करती हैं। तो कई सारे लोग हैं। तो ये कहना कि इसको कहते हैं कि वो अंगूर खट्टे हैं जी। ममता बनर्जी ने सारी कोशिशें कर ली कि सौरव गांगुली टीएमसी में आ जाए, और जब वो उनके पल्ले में नहीं आए तो आप कह रहे हैं कि भाई वो तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अरे भाई, कोई अच्छा आदमी राजनीति में आ रहा है, आपको स्वागत करना चाहिए। आपको तो ये कहना चाहिए कि भाई इस देश में क्या वो टीएमसी से पूछ करके कोई बंगाल में राजनीति में आएगा या नहीं आएगा। आपको तो ये कहना चाहिए कि आपका स्वागत है। लेकिन चूंकि अंगूर खट्टे वाली बात जो है वो लागू होती है, इसलिए ये कह रहे हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब
कोई राजनेता ये कहता हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ठीक समझ लीजिए वैसा ही बयान है कि जब मध्य प्रदेश में सिंधिया साहब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे थे तो सारे कांग्रेसी कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा क्या फर्क पड़ गया जी। तो बंगाल में जो पॉपुलैरिटी सौरव गांगुली की है वो बंगाल में किसी दूसरे किसी हीरो या किसी आर्टिस्ट या किसी खिलाड़ी को वो पॉपुलैरिटी नहीं है। और सौरव गांगुली चूंकि वो एक माने इंडियन क्रिकेट के तो वो कप्तान थे ही, खिलाड़ी थे ही, लेकिन इंडियन क्रिकेट को भी बिल्कुल चरम पे ले जाने वाले, जो कहते हैं कि आपने जो बंगाल में तो आप देखिए फैन फॉलोइंग सौरव गांगुली का जो है वो आज तक किसी का भी उस तरह का नहीं रहा है जिस तरह का बंगाल में उसका फैन फॉलोइंग है। और ख़ास करके आप देखिए जब उसने लॉर्ड्स के मैदान में शर्ट खोल करके जो उन्होंने घुमाया था तो वो तब से ही वो बंगालियों के दिलो दिमाग में जो है सौरव गांगुली छाए हुए हैं। और इसलिए ये जो टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल झूठ है। लेकिन वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये तो निर्णय उनको खुद लेना है और बीजेपी को ये तय करना है कि उनको किस पोजीशन के लिए या किस जिम्मेदारी के साथ उसको आप राजनीति में लेकर के आते हैं। तो ये अपने आप में कहानी, लेकिन इस खबर में ये आउटराइट झूठ नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये खबर कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर का वो चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि बीजेपी इस तरह का काम करने में माहिर है कि वो कभी कभी आप देखिए किस तरह से दिल्ली में उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया था। तो यहाँ तो वो हार गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, उस लेवल की पॉपुलैरिटी जो सौरव गांगुली की है वो उस लेवल की पॉपुलैरिटी किरण बेदी की नहीं थी। इसलिए ये बहुत सारे लोग उसको कंपैरिजन भी कर रहे हैं, जो लॉजिक दी जा रही है जी। तो वो बात तो उस वहाँ पे लागू नहीं होगी, लेकिन ये फैसला सौरव गांगुली को करना होगा और बीजेपी को करना होगा कि क्या वो कोई आउट ऑफ द ब्लू इस तरह का किसी शख्स को, क्योंकि एक बात जो समझ में आ रही है कि आपको बंगाल में अगर चुनाव लड़ना है, ममता बनर्जी के खिलाफ आपको एक सशक्त बुलंद चेहरा जरूर बीजेपी को सामने रखना होगा। उससे ममता के कैंपेन का जो पूरा जो धार है ना वो 50% जो है वो खत्म हो जाएगा। और ये स्ट्रेटजी बीजेपी अपनाती है नहीं अपनाती है वो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हमारे हिसाब से एक चेहरा, सशक्त चेहरा जो ममता बनर्जी से कई मायनों में 20 हो, वो बीजेपी को जरूरत होगी बंगाल में चुनाव जीतने के लिए। जी मनीषी, और दूसरी ओर टीएमसी का ये भी कहना है सौगत रॉय का कि जिस तरीके से जेपी नड्डा और अमित शाह का जो हर महीने का दौरा है बंगाल का, तो जेपी नड्डा एक ऐसी जगह से आते हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं जहां पर सिर्फ 4 लोकसभा सीटें हैं और वहाँ दूसरी तरफ बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। तो ऐसे में उन्होंने नसीहत भी दे डाली है जेपी नड्डा को कि पहले वो बंगाल को समझें। अब देखिए ये सुगतो राय साहब जो है ना वो कहते हैं ना कुएं के मेढक हैं, उनको किसी के बारे में जब जानकारी नहीं हो तो इस तरह का स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए। जेपी नड्डा हिमाचल के ज़रूर हैं, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी बिहार में बीती है। बिहार में जब बिहार और झारखंड एक था उस समय वो स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे बिहार के अंदर, और उस समय बंगाल से ज़्यादा सीटें बिहार में हुआ करती थी। ये बात समझ में आनी चाहिए सुगतो राय साहब को। ये कुछ भी उटपटांग बोल देंगे, कुछ भी उटपटांग जिसको कह सकते हैं आप, भाई आप जाकर के सीखे, आपको कौन सिखाएगा? आप मतलब ये इस तरह की भाषा अब आपको मालूम ही नहीं है कि ये जो नड्डा साहब है वो पूरी जिंदगी वो पटना में ही पढ़े हैं, पटना में ही पढ़ाई की है, वहीं पे वो विद्यार्थी परिषद के भी लीडर थे। सारा कुछ उन्होंने राजनीति जो है वो बिहार में सीखी है। तो बिहार में जो राजनीति सीख लेता है उसकी क्या कद्र होती है, ये सुगतो राय को ममता बनर्जी से पूछना चाहिए, क्योंकि इन सब के ऊपर, इन बंगालियों के ऊपर जो टीएमसी में जितने लीडर हैं, इनके ऊपर जो बैठा हुआ प्रशांत किशोर है वो भी बिहार से ही गया है। तो ये इनको ये जो बोलते हैं इनको इसका क्या माने है, मतलब है। तो खैर राजनीति है, चुनाव का माहौल है, तो आप किसी तरीके से आप उसको जो है अपसाइड डाउन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने एक नाम और लिया, अमित शाह को कह रहे कि अमित शाह को भी ये सिखाएंगे।
अमित शाह को भी राजनीति सिखाएंगे, अमित शाह को भी बताएंगे कि भाई बंगाल के बारे में सीख लो, तो वहाँ पे भी गुजरात में भी सीटें कम हैं, यही लॉजिक आप एक्सटेंड करना चाह रहे हो। तो ये लक्षण दिखा रहा है कि किस तरीके से टीएमसी के लीडर्स धीरे धीरे अपने विवेक के ऊपर से उनका जो है ना कंट्रोल जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। बिल्कुल अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं वहाँ पर सभी नेता। और जिस तरीके से अमित शाह पर एक और भी उन्होंने तंज किया है कि अमित शाह जिस तरीके से हाल ही में बंगाल गए थे, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो सीमा सुरक्षा को लेकर कोई बात करेंगे, नेपाल में जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां हैं उनको लेकर कुछ कहेंगे। लेकिन टीएमसी सांसद का ये कहना है कि बस अमित शाह आए एक प्रवासी पक्षी की तरह वहाँ पर घूमने फिरने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने माल्यार्पण किया और आदिवासी के घर पे खाना खाया और वहाँ से चलते बने। देखिए दिक्कत क्या है टीएमसी को अमित शाह के वो मंथली विजिट से, सबसे बड़ी दिक्कत इनको यही हो रही है कि इतने बड़े लीडर नड्डा और अमित शाह ये दोनों हर 15 दिन में वो बंगाल में रहेंगे। जो इन्होंने घोषणा की है वो घोषणा की है कि हर महीने अमित शाह और नड्डा साहब ये दोनों ही बंगाल जाएंगे। तो मतलब कि बीजेपी के टॉप लीडर्स की जो मीटिंग वहाँ पे जो विजिट है वो हर 15 दिन में होगा। एक महीने में नड्डा साहब भी जाएंगे और अमित शाह जी भी जाएंगे, तो 15-15 दिनों का आप आंकड़ा समझ लीजिए। और इसको लेकर के कि जो जहाँ जाएंगे वहाँ संगठन भी बनेगा, वहाँ पे कई लोग भी जुड़ेंगे, कई लोगों से बातचीत भी होगी, कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए जाएंगे। जो कलह है बीजेपी के अंदर, ऐसा नहीं कि बीजेपी एक बहुत ही स्ट्रांग यूनिट की तरह वहाँ काम कर रही है, जो बीजेपी संगठन के अंदर अलग अलग लीडर्स के अंदर भी जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो अंदर जो एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है, उसको वो निपटाने में वो कामयाब भी रहेंगे। और बहुत सारी चीज़ें, जब बड़ा लीडर लगातार किसी क्षेत्र में जा रहा है तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। ममता बनर्जी के पास कोई इस तरह का लीडर बाहर से है नहीं, क्योंकि जो कुछ है वो ममता बनर्जी ही है। ममता बनर्जी वो थ्रू आउट वहाँ पर रहती है, तो वो बाहर से कोई आने वाला नहीं है, कोई इस तरह से चीज़ों को सॉल्व करने वाला नहीं है। और टीएमसी के साथ दिक्कत क्या है कि इनके अंदर की जो कला है उसमें कोई सलूशन दिखता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने सब कुछ ठेके पे डाल दिया है प्रशांत किशोर को। तो ये दिक्कतें जो टीएमसी को जो चुभ रही है बात, वो ये कि अमित शाह क्यों बार बार वो बंगाल आने के प्लान बना रहे हैं, क्यों नड्डा साहब जो है वो बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लेकर के, क्योंकि वो आएंगे, मीडिया में भी छपेगा, हेडलाइंस भी बनेगा, टेलीविजन चैनल वाले भी दिखाएंगे, तो एक स्पेस, वो माहौल बनाने में जो है वो बड़ा वो कारगर साबित होगा। जी मनीष जी, मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो टीएमसी है वो हर किसी को राजनीति सिखाना चाहती है। जैसा कि आपने कहा कि जेपी नड्डा, अगर हम अमित शाह की बात करें तो उनके लिए भी ऐसा कहा, यहाँ तक कि सौरव गांगुली के लिए भी उन्होंने कहा था टीएमसी सांसद ने कि उनको देश के मुद्दों का कुछ नहीं पता, गरीबों के समस्याओं के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, राजनीति वो कैसे करेंगे यहाँ पे। तो गरीबों के बारे में आपने 10 साल में क्या किया? वो कुछ नहीं जानते, गरीब के बारे में, मुद्दों के बारे में नहीं जानते, वो किसी चीज़ के बारे में उनको ज्ञान नहीं है सौरव गांगुली को। अब ये सब बयान कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। अगर मान लीजिए ये सब बयान आपने, अभी तो उसने ज्वाइन किया नहीं है, कुछ घोषणा हुई नहीं है, और आप जो है तोप चलाए जा रहे हैं, तो जो इस तरह से जो आप अटैक कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि टीएमसी ये मान के चल रही है कि सौरव गांगुली बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये उससे एक लॉजिक निकलता है, और बिना ज्वाइन किए ही आप जो है उन पर अटैक कर दे रहे हो, तो वो ज्वाइन कर लेंगे, तब तो ये अटैक आपके लिए काफ़ी महंगा पड़ेगा, क्योंकि फिर वो पूछेंगे कि भाई हमें तो गरीबों के बारे में ज्ञान नहीं है। ममता बनर्जी तो सर्वज्ञानी ही, उनको गरीबों के भी बारे में मालूम है, बंगाल के बारे में भी मालूम है, कल्चर के बारे में भी मालूम है, उनको सब कुछ मालूम है। तो 10 साल में आपने क्या किया? 10 साल में गरीबी गई? 10 साल में कोई रोजगार बना? कोई कंपनी आई क्या? वहाँ पे कोई बड़ी एमएनसी कंपनी खुली क्या? क्यों नहीं? वहाँ पे जितने कंपनी वाले, जो इंडस्ट्रीज वाले थे, वो बंगाल छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? ये सारे सवालों को जवाब देना पड़ेगा। सड़कों की हालत क्या है, बिजली की हालत क्या है, इन तमाम सवालों को तो जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ मीडिया में ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि भाई फलाने को गरीबों के बारे में, गरीबी के बारे में कोई पता नहीं है, बंगाल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो आप सर्वज्ञानी हो तो आप बताओ कि भाई 10 साल में आपने क्या किया। ये हिसाब तो बंगाल की जनता मांगेगी। और इसलिए ये जो चीज़ें हो रही है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी ने अपने
जो प्रवक्ताओं को ये साफ साफ संदेश दे दिया है कि बीजेपी के साथ जो भी कोई आता है, बीजेपी जो कुछ भी करती है, आप उस पर फ्रंट फुट पर जाकर के आप अटैक करो। ये बिना सोचे कि कह क्या रहे हैं। हाँ, बिना सोचे कि क्या रहे हैं, दिस इज व्हाट देयर स्ट्रेटजी इज। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो इन सब बातों को सुनकर यही यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी को बाहर से आने वालों से बहुत दिक्कत है, उन्हें प्रवासियों से खास करके बहुत दिक्कत है, और बांग्लादेशी घुसपैठी जो है उन्हें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो इंसान हो, जैसे कि प्रवासी पक्षी उन्होंने अमित शाह के लिए शब्द यूज करे, तो इससे साफ पता चलता है कि बाहर से आने वालों से उन्हें दिक्कत है, लेकिन वो खुद वहां पर रहकर अपने राज्य की समस्याओं को नहीं समझना चाहती। खुद ही डेरा तो वहां पर जमाए रखना चाहती हैं, लेकिन जब तक वो वहां की समस्याएं नहीं समझेंगी तो वहां पर वो कैसे बने रहेंगी सत्ता में, सवाल यहां पर ये उठता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।